अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों ये आंदोलन शुरू किया गया था? ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण थे जो गांधी जी ने सरकार के सामने रखे थे और अपने कुछ मुख्य बिंदु बताए थे कि अगर आपने उन पर काम नहीं किया तो हम आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या गांधी जी के जो आंदोलन करने का तरीका था वो तरीका मात्र एक था, सत्य पर आग्रह। सत्य से आग्रह करने का ही इनका तरीका था, इसीलिए इन सभी आंदोलनों को हम सत्याग्रह आंदोलनों के नाम से जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी पृष्ठभूमि थी कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, नेहरू रिपोर्ट बनी, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि भाई हम आप किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस के अंदर ही लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग इन चीज़ों को मान रहे थे कि ब्रिटिश सरकार ठीक कर रही है, कुछ लोग इन चीज़ों से कह रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग अपना पक्ष देख रही थी, हिंदू महासभा अपना पक्ष देख रही थी, लेकिन जो कांग्रेस के मेन नेता थे वो एक भारत को, एक सशक्त भारत को बनाना चाहते थे और उसी के लिए वो कार्यरत थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी के द्वारा मांगे रखी जाती हैं और सरकार को चेताया जाता है कि अगर आपने हमारी जो कुछ मांगे हैं उनको नहीं माना तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। और फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम साइमन कमीशन और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस चीज़ों को लेकर छेड़ा गया है उन पर हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेसी द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, दूसरे में लेते हैं पर कुछ फायदा नहीं होता है। मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों में से कोई भी फायदा नहीं निकलता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और जानेंगे इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है देखने के बाद तो प्लीज़ इसे एक लाइक हिट कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है दिसंबर 1928 को। कब अधिवेशन होता है? दिसंबर 1928 को, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को तो स्वीकार कर लिया गया था। एक चीज़ ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के मंच पर स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस के मंच पर इसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस के जो युवा नेता थे वो केवल डोमिनियन स्टेट की मांग से अब सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम किसी भी तरीके से किसी भी शासन के अंतर्गत शासन नहीं करेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग है और हम उसी पर कार्यरत रहेंगे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो मुख्य नेता थे जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब शामिल थे। लेकिन गांधी जी जो बड़े नेता थे, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का मानना था कि इतने जल्दी, अभी तो हमने कुछ दिन पहले नेहरू रिपोर्ट सौंपी है और उसमें हमने ये कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, अब हम तुरंत से उसको अगर मना कर देंगे कि डोमिनियन स्टेट नहीं, अभी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो उनको ये लगेगा कि हर चीज़ में भारतीय बहुत जल्दी कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि इसमें हम सफल होंगे। इसलिए गांधी जी ने और मोतीलाल नेहरू ने ऐसा माना कि अभी हम कुछ दिन रहने देते हैं, डोमिनियन स्टेट के लिए ही हम बात करते हैं और इन्हें कुछ समय दे देते हैं। भाई किसी चीज़ को अगर आपने किसी को बोला है कि आप ये काम करो तो हम उसे कुछ समय दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले था कि भाई हम 2 वर्ष का समय देंगे, 2 वर्ष में अगर इन्होंने ये नहीं किया तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। लेकिन फिर सब लोगों में आपस में डिस्कशन होता है, इन्होंने कहा 2 वर्ष बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। अब बात बनी कि 1 वर्ष, अगर 1 वर्ष में इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग पर काम नहीं किया, केवल काम मतलब ये नहीं थी कि डोमिनियन स्टेट की मांग को ये पूरा करें, उस पर अगर काम नहीं किया तो हम केवल बात ही नहीं करेंगे, हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। अब हमें बाद में डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज की अब हम बात करेंगे, बल्कि इसके लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर देंगे। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये एक मान लीजिए एग्जाम में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 20 25 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है हिस्ट्री में और यहाँ से कितने क्वेश्चंस उठते हैं। ये आप जब पुराने पेपर्स को देखेंगे और लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है
इसमें मांग की गई थी पूर्ण स्वराज्य की। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें पूछी गई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी पूछा जाता है। इसकी मांगें क्या थी, इनको भी देख लेते हैं। मांगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली बार कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था पूर्ण स्वराज्य को। सभी कांग्रेसी अथवा स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भविष्य में होने वाले चुनावों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे, मतलब उनका बहिष्कार करेंगे। वर्तमान में जो काउंसिल के सदस्य हैं, मतलब जो गवर्नर की कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं, वो सभी लोग भी उससे सदस्यता त्याग देंगे। इस तरीके के इसमें प्रावधान किए गए। ये इनकी मांगे थी। इसके बाद था 26 जनवरी 1930 का दिन। जो 26 जनवरी होगी, यहाँ से भी बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा आप अपने जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कहाँ पर? रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा भी फहराया गया। इस झंडे में कौन कौन से रंग थे वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। 30 जनवरी 1930 को 30 जनवरी 1930 भी एक महत्वपूर्ण डेट है। इसमें अपने पत्र यंग इंडिया में गांधी जी ने जब बातें ये सारी हो गई, उसके बाद एक साल बाद, देखिए लगभग एक साल का समय है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसके लगभग एक साल बीतने के बाद भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और सरकार ने कोई भी कार्य करना कुछ उचित भी नहीं समझा, क्योंकि वो तो समझते थे कि ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। कोई खास उन पर, वो इतने ज़्यादा अपने आप में पावरफुल थे कि उन्हें भारतीयों की मांगों पे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं रहती थी, जब तक कि कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन न खड़ा हो जाए या लोग डायरेक्टली उन पर प्रहार न करने लगे, तब तक वो किसी चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं थे। उन्होंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में। अब होता क्या है कि उनके मांगे यंग इंडिया में, अब गांधी जी ने सोचा, पत्र भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी, तो गांधी जी ने लास्ट में अपने यंग इंडिया में वायसराय के सामने 4 मांगे, मतलब 11 मांगे रखी। देखिए सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। 14 सूत्री जिन्ना का था, ये गांधी जी की यहाँ पर 11 मांगे रखी गई और इन्होंने चेतावनी दी शासन को कि अगर हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, आपके सामने एक सशक्त आंदोलन खड़ा कर देंगे, जिसके लिए आप मुख्य रूप से तैयार हो जाएं। अब मांगे क्या क्या रखी थी? मांगे थी 3 भागों में विभाजित किया था। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ करी थी इन्होंने, और इन्होंने समस्त भारत को एक अपने उसमें, मतलब अपने आंदोलन में पूरा समेट लिया था। क्यों? इन्होंने बेसिक से लेके जमीनी हकीकत से लेके ऊपर तक के सभी लोगों को इसमें शामिल कर लिया था। कैसे? जन सामान्य के मुद्दे। इन्होंने देखा कि जन सामान्य के मुद्दे, उसमें क्या है कि सेनाओं तथा सिविल सेवाओं के व्यय में 50% की कमी की जाए। भाई भारतीय जो इतना टैक्स देते थे, इतना हैवी, उन पे खर्चा कहाँ से आता था? वो सब ब्रिटिश सरकार भारतीयों से तो वसूलती थी, इन्हीं से पैसा लेती थी और अपने आराम से ऐशो आराम से बंगले रह रहे हैं, आराम से नौकर चाकर हैं, और वो भी भारतीय बना के रखते थे। सारी चीज़ें फुल ऐसे ज़िंदगी काटते थे। और सिविल सेवा, तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों इन पे इतना व्यय, क्यों 50% की इनमें कमी कर दो। ये बात कैसे गवारा गुजरेगी ब्रिटिश सरकार को, आगे देखेंगे। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दो। बहुत सही, मतलब जितने लोग शराब वराब पीते हैं, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके विक्रय पर। और सीआईडी, ये दी नहीं है, सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, उस पर केवल गुप्तचर विभाग की तरीके से ब्रिटिश सरकार का अकेले नहीं, बल्कि भारतीयों का भी उसमें भागीदारी हो या भारतीयों का भी उसमें नियंत्रण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। इसमें एक बात ये कही जाती है कि राजनीतिक बंदियों में गांधी जी का ये मानना था कि भाई जो उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की है, उन सभी को आप रिहा कर दें। डाक आरक्षण बिल भी इसमें पास किया जाए। अब उस समय कोई फ़ोन तो होते नहीं थे, तो था क्या कि सारे जो मतलब व्यक्ति थे वो सब अपने अपने वो डाक के द्वारा ही अपने मैसेज थे जो अपने परिवारों तक पहुंचा सकते थे, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई बिल ऐसा पास किया जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे एक सामाजिक वर्ग इनके साथ आ गया। अब देखिए दूसरा वर्ग इन्होंने कैसे साथ लिया, जैसे व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग के साथ इन्होंने क्या क्या सिचुएशंस रखी और बताया गया उनमें। व्यापारी वर्ग में कहा गया रुपए की विनिमय दर, जो रुपए की विनिमय दर है उसको कम किया जाए। बहुत अच्छा टॉपिक। विदेशी कपड़ों के आयात पर रोक लगाई जाए। क्यों भाई? क्योंकि भारत में सारे उद्योग धंधे तो इन्हीं ने चौपट कर दिए थे, अंग्रेजों ने। तो इन्होंने कहा कि
कच्चे माल के रूप में भारत को देखते थे, भर भर के सामान यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से बढ़िया ताज़ा और पका हुआ माल यहाँ लाते थे और भारत से ही मस्त टैक्स वसूल करते थे, पूरी ऐश की ज़िंदगी काटते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई शुल्क इतना क्यों लगाया जा रहा है, इसको हटाया जाए, जो आयात है इस पर रोक लगाई जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक को पास किया जाए। जो तटीय चीज़ें हैं, जो जिस तरीके से सामान हमारा आवागमन होता है इन चीज़ों का, इन पर क्या किया जाए, इस विधेयक को भी पास किया जाए। इससे इन्होंने व्यापारी वर्ग को अपने साथ में ले लिया। अब जो बचे कुचे मुद्दे थे उस समय पर किसान ही ज़्यादा थे, तो किसान वाले मुद्दे में क्या लिया इन्होंने कि लगान की 50% दर में कमी की जाए। सोचिए, सिर्फ अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ बात करी गई है कि 50% लगान में, जहाँ किसी व्यक्ति को अगर सपोज करिए 100 रुपये देना है और अगर सरकार के सामने ये बात रखी जाएगी कि भाई अब आपको सिर्फ 50 रुपये देना है, तो जाहिर सी बात है वो 50 रुपये देने के लिए भी मतलब उनके पास सिचुएशन नहीं थी। और अगर ऐसी बात करी गई तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, तो वो क्यों नहीं आंदोलन से जुड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है जुड़ेंगे। और नमक कर, नमक एक ऐसी मतलब वस्तु है आज भी और उस टाइम पर भी थी, एक ऐसी चीज़ थी जिसके बिना जीवन यापन करना ही मुश्किल है। नमक पर भी सोचो कर लगाते थे, जब कितना पागल और कितना मतलब भारतीयों को कितनी बुरी तरीके से परेशान करते थे, नमक पे कर लगाते थे। नमक बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पानी, कहीं जो उस समय की प्रक्रियाएं थी ये आज भी होंगी कि पानी भर के आप उस जगह छोड़ दीजिए, कई जगहों पर समंदर का पानी, तो वो अपने आप ही चीज़ें ये पूरा एवेपोरेट होकर चीज़ें बन जाती हैं, उस पर भी सोचो टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई नमक कर तो कम से कम समाप्त कर दो, आदमी को ये तो मिल सके, हमें भी तो अधिकार हो, हमारे देश में ही तुम बना रहे हो और हम ही पे कर लगा रहे हो, तो कम से कम इस पर एकाधिकार तो समाप्त कर दो। तुम भी बनाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी तो दे दो। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि केवल ब्रिटिश सरकार ही ना बनाए, भाई हमें भी दे दो, हम भी बनाने लगेंगे। तो ये इन्होंने मांग करी। ये जो इनकी मांगें थी गांधी जी की, ये इतनी महत्वपूर्ण मांगें थी, इन्होंने पूरे जन आंदोलन को अपने में समेट लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला, जब शुरुआत होती है इसकी, तो इसमें कितने लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, जो लोग नौकरशाही वर्ग थे वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। और सभी लोगों ने, अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझाऊंगी, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। असहयोग आंदोलन मात्र इस जगह तक था कि असहयोग, हम सरकार की किसी भी चीज़ का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, हम सहयोग तो करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम कानूनों का भी विरोध करेंगे और कानून भी तोड़ेंगे, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन देख लिया था सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दमनकारी नीतियां अपनाई गई, फाइनली चौरी कांड होता है और वो खत्म हो जाता है। तो कांग्रेस मतलब सरकार हमेशा सोचती थी कितना उठेंगे, जरा दिन उठेंगे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद समाप्त हो ही जाएगा धीमे धीमे, क्योंकि जितना जोश और उत्साह पहले कुछ टाइम में होता है वो हमेशा नहीं रहता। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं इसकी जगह आपको। आप सपोज करिए आपने सोचा आज आपको कोई टॉपिक पढ़ना है और उसकी बुक नहीं है आपके पास, तो आप मार्केट जाएंगे, खरीदेंगे और पहले दिन जितने जोश से पढ़ेंगे लगेगा आज घर पहुँच के पूरी बुक खत्म हो जाएगी, और लेकिन 2, 3, 4 दिन बाद आपको लगने लगेगा ठीक है मैं बाद में कर लूँगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, धीमे धीमे चीज़ों में थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल आता ही है। तो आंदोलन में भी वही चीज़ होती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से सारे वर्ग को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था, और जोड़ने के बाद इसमें अब ये वाली बात आ गई कि भाई हम कानूनों को भी तोड़ेंगे। तो इसमें कानून भी तोड़ने पर प्रावधान किए गए कि भाई कानून भी तोड़ेंगे तभी इनको समझ आएगा अंग्रेजों को, वरना तो ये कुछ हमारी सुनने वाले नहीं है। तो फरवरी 1930 तक सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, एज यूजुअल जैसे पहले हमेशा करती थी, फिर से कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक साबरमती में हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। इस आंदोलन के स्वरूप को निर्धारण, संचालन व नेतृत्व का पूरा कार्य गांधी जी को सौंपा गया। उन्होंने कहा, सभी लोगों ने जो उस समय पर उपस्थित थे उन्होंने कहा ठीक है, जैसा गांधी जी चाहेंगे हम सब उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसके बाद गांधी जी ने नमक को अपने आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाया। मैंने बताया नमक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा समाज, पूरा देश या पूरी हर जीवित इंसान नमक पर ही बेस्ड है। खाने पीने की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में नमक का कितना उपयोग होता है। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि आम जनता तभी जुड़ पाएगी, तो नमक को इन्होंने अपना केंद्र बिंदु बनाया था। आम जनता को इससे जोड़ना चाहते थे। इससे पहले गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को इरविन को पत्र लिखा था और अपनी मांगों के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया था। इसके बाद 12 मार्च
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का उद्देश्य बनाया और अपने 78 साथियों के साथ, ये एग्जाम में पूछा जाता है नमक कानून में गांधी जी के साथ कितने साथी थे, तो ये 78 साथी। यूपीपीसीएस से कुछ भी पूछता है, नंबर्स भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए। गुजरात लेकर, अब इन्होंने साथियों को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक गांव को प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया था और वहां पर 6 अप्रैल को जब ये पहुंचे वहां पर, 5 अप्रैल को इनकी यात्रा वहां तक हो जाती है। उसके बाद 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक बनाकर मुट्ठी भर नमक बनाया था और इस कानून को तोड़ा था। जब आप किसी सरकार के किसी कानून को तोड़ेंगे ना, तो जाहिर सी बात है सरकार उस पर प्रतिक्रिया चाहे अच्छी दे या बुरी दे, उसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठी रहेगी। आज के समय में भी अगर आप अपनी किसी बात को किसी से मनवाना चाहते हैं तो कांग्रेस, या तो आप उसके विरोध में जाइए या फिर पक्ष में रहिए, किसी तरफ तो आपको रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी कोई बात मनवाना चाहते तो उस समय पर गांधी जी ने यही फंडा अपनाया और उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कानून को तोड़ेंगे, कोई हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। इसलिए इन्होंने ये नमक का कानून यहाँ पर तोड़ा। गांधी जी के इस कार्य से देश भर में उत्साह और जोश की लहर फैल गई। हजारों किसानों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और लोग कांग्रेस से जुड़ गए। आंदोलन का तो मकसद ही होता है जितने लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा वो प्रभावी होगा। और कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल था, मजदूर, किसान, हर कोई शामिल था। और लेकिन इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने कोई भी अपनी सहायता नहीं दी, ना उन्होंने कोई अपना रिएक्शन दिया और कोई प्रावधान, मतलब किसी तरीके से ये नहीं जुड़ा इससे। और गांधी जी ने जनता से अपील की कि जहां तक संभव हो नमक बनाए और कानून को तोड़ें, नशीले पदार्थों का त्याग करें, करों की अदायगी का विरोध करें। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, उन्होंने कहा अगर चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। घरों में चरखा चलाए जाएं, छात्र, स्कूल, कॉलेज सभी का बहिष्कार किया जाए। लेकिन इन सभी कार्यों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? अहिंसा का ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि आंदोलन हिंसक हो जाए। आंदोलन इस तरीके से पूरे देश में फैल गया, उत्तर से लेकर पश्चिम तक हर जगह आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी गोपालाचारी, ये एक बहुत बड़े नेता थे वहाँ के, इन्होंने त्रिचनापल्ली से बेदारण तक की यात्रा प्रारंभ की और इन्होंने भी नमक कानून में गांधी जी का साथ दिया। बिहार, बंगाल, गुजरात, असम, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी जगह गांधी जी के साथ जन आंदोलन में लोग जुड़े। एक बात आती है रानी गाइडिनल्यू की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चेहरा था उस समय पर। इन्होंने, ये सिर्फ 13 साल की थी और इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में झंडा उठा लिया था। ये अपने भाई को फॉलो करती थी, इनके भाई भी इससे ब्रिटिश के विरोध में जो ब्रिटिश के विरोध में जो नियम चलाए जाते थे उनके विरोध में थे। जब इन्होंने सरकार का समर्थन मतलब सरकार के विरोध में ये आई, मात्र 13 साल की थी, इनके लिए क्या किया गया? इनको आजीवन कारावास की सजा मिल गई और बाद में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको रानी की उपाधि से नवाजा गया और कहा गया इन्हें पहाड़ों की बेटी भी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रानी गाइडिनल्यू को किसने रानी की उपाधि दी थी, तो रानी की उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में अपनी तटस्थता बनाए रखी। वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के एक पेशावर प्रमुख नेता थे जिनको हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से। ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे और उन्हीं के पूरे फॉलोअर थे और इन्होंने गांधी जी के बताए रास्ते पर बहुत अच्छे काम किए थे। ये गांधी जी के समर्थक थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इसे ही लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इनके घर वाले जो थे अब्दुल गफ्फार खां के, वो इनको बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा के ब्रिटिश सरकार की नौकरी कराना चाहते थे। लेकिन एक बार ये ऐसी मार्केट में घूम रहे होते हैं और देखते हैं कि इनका एक दोस्त है, वो सर पर कुछ कैप वगैरह नहीं लगाया होता है और ऐसे ही टहल रहा होता है। तो एक जो सेना में भर्ती वहाँ के जो अंग्रेज होते हैं वो आते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम अंग्रेज बनना चाहते हो क्या?
इस तरीके से इनके साथ बोलते हैं तो ये कहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको बेइज्जत करते हैं। उस समय अब्दुल गफ्फार खान वहीं पर सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कितना बुरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। फिर इन्होंने अपनी एक तरीके से सोच ही बदल ली होती है और ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी जी के साथ जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें ये जुड़ जाते हैं और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पर अफसोस की बात ये होती है कि जब विभाजन हो जाता है तो इन्हें पंजाब वाला जो पाकिस्तान है वहाँ पर इन्हें जाना पड़ता है। तो ये भारत विभाजन के बहुत बड़े विरोधी थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो होना ही था और हुआ था। बंटवारे के बाद इनको पाकिस्तान जाना पड़ा, इनको अफगानिस्तान में दफनाया गया था। ये भी एक बड़ी बात है कि ये ऐसे थे कि इनको अफगानिस्तान में दफनाया गया था। बाद में भारत ने पहले विदेशी कोई ऐसा था जिसे भारत रत्न 1987 में दिया गया था, इन्हें इससे सम्मान किया था। बाद में तो कई लोगों को दिए गए, लेकिन ये पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते आंदोलन को देखकर सरकार दमनकारी नीतियां अपनाएगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक था, जिसमें महिलाओं, आम जनता को सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। आंदोलन के कुछ दिन बाद ही सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब आंदोलन शुरू हुआ और इतने चरम पर था, उसमें 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू तथा 4 मई के लगभग गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद, सभी नेताओं को, हजारों लोगों को, कहते हैं 80-90 हज़ार लोगों को पूरा का पूरा जेलों में ठूस दिया गया था। इस तरीके से कहा गया था। उसी समय की एक बहुत अच्छी बात है कि जब गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल एक ही जेल में थे, गांधी जी की बहुत सेवा की थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे ना अपनी माँ की याद आ गई वल्लभ भाई पटेल के साथ रहते हुए। तो ये कुछ इतने अच्छे ऐतिहासिक पल थे जो उस समय पर ये लोग साथ बिताते थे और करते थे, कितना स्ट्रगल करते थे देश के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं। आज हम इन्हें 1 या 2 पन्नों में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसी समय उस चीज़ में अगर थोड़ा सा जीने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कितना ज़्यादा और कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हमारे उन भारतीय नेताओं ने जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कहाँ तक किया। भगत सिंह जैसे लोग जिनको आज शहीद का दर्जा भी नहीं मिला है, सोचिए उन्होंने देश के लिए क्या सोचा था और कितना अच्छा वो चाहते थे। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने डिस्कस किया। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए भी लिंक है, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।